कोश विज्ञान और अनुवाद, जब इस विषय पर हम विचार करते हैं तो स्वाभाविक है अनेक प्रकार के कोशों की चर्चा होती है। ये कोश मनोविज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सी सामग्री मनोविज्ञान की होती है जिसका हिंदी में या भारतीय भाषाओं में अंतरण करना होता है, इसमें कोई संशय नहीं कि जो विषय के विशेषज्ञ हैं, अगर कोई दर्शन का, मनोविज्ञान का, अध्यात्म का, योग का, भक्ति का विशेषज्ञ है तो स्वाभाविक है कि उसे अपने विषय का ज्ञान तो होगा, लेकिन सभी भाषाओं की विशेषज्ञता या ज्ञान उसके पास नहीं होता। इसलिए वह अपने विषय को यदि किसी एक भाषा में अभिव्यक्त करता है मौखिक या लिखित रूप से, और वह चाहता है कि उस भाषा से इतर भाषा भाषी भी उसके इस प्रदेय को, इस अवदान को आत्मसात करें, ग्रहण करें, उससे लाभान्वित हों, उपकृत हों, तो उसके लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। अब ऐसे में या तो यह हो कि विषय का विशेषज्ञ ही उसका अनुवाद करे लक्ष्य भाषा में, जो कि उसके लिए थोड़ा कठिन कार्य है। हालांकि इस दिशा में भी अब बहुत तेजी से कार्य होने लगा है। विषय के विशेषज्ञ यदि अपने विषय को अंग्रेजी में अभिव्यक्त करते हैं तो धीरे धीरे उसको हिंदी में अभिव्यक्त करने की कला, इसमें भी वो अपने को निपुण या दक्ष बना रहे हैं। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी होती है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, गृह विज्ञान की दृष्टि से, कृषि विज्ञान की दृष्टि से, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब के जो विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। लेकिन यदि इस अनुशासन को, इस प्रकार की सामग्री को हमें किसी दूसरी भारतीय या विदेशी भाषा में अंतरित करना है, ले जाना है, तो हमें दक्ष अनुवादकों की आवश्यकता होती ही है। और ये अनुवादक केवल भाषाविद नहीं होते, अपितु विषय का, अनुशासन का भी आधिकारिक ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके अध्येता बन जाते हैं। उसकी पठनीयता से, उसकी बोधगम्यता से वो अपने आप को जोड़ते हैं, तभी वो न्याय कर सकते हैं। इसीलिए बार बार ये कहा भी जाता है कि शब्दों के भीतर बैठा हुआ जो अर्थ है वो किसी अनुशासन, किसी विषय की शब्द संपदा या शब्दावली को अगर हम देखें तो वो जो अर्थ है वो उस शब्द के अंदर बैठी हुई उसकी आत्मा है। तो अलग अलग अनुशासनों और विषयों में यदि उस विषय का मर्म ज्ञात नहीं है तो विधिवत हम सटीक, सार्थक या संप्रेष्य अनुवाद ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनुवादकों को अनुवाद करने के लिए दोनों भाषाओं के साथ साथ, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इसके साथ साथ उस अनुशासन की वस्तु, विषय, कथ्य, कथानक आदि इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। यदि उसके सही सही निहितार्थ को, सही सही मर्म को वो जान लेता है तो वह उस मूल अर्थ को, मूल भाव को अक्षुण्ण रूप में अंतरित करने में सफल होता है। इसलिए बात चाहे साहित्यिक भाषा की हो, शास्त्रीय भाषा की हो, योग की शब्दावली की हो, अध्यात्म की शब्दावली की हो, दर्शन और भक्ति की शब्दावली की हो, जिस किसी भी क्षेत्र की बात करें, या राजकाज की भाषा, राजभाषा की हो, सब में कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसी प्रयुक्तियां हमेशा रहती हैं। अनेक प्रयुक्तियां अपनी भाषागत संरचना या
उसकी आंतरिक अनविति के कारण अनुदित या अंतरित करने में प्रारंभ में इसलिए क्लिष्ट जान पड़ती हैं क्योंकि हम उसके मर्म को, उसके निहितार्थ को, अभीष्टार्थ को जब नहीं समझ पाते तब हमें लगता है कि वो थोड़ा कठिन है, क्लिष्ट है। लेकिन यदि उसके आंतरिक मर्म को, उसकी अनविति को, उसकी गति को समझ लेते हैं, उसकी बाह्य स्वरूपगत संरचना को जब समझ लेते हैं तो हमें इस प्रकार की कठिनाई नहीं होती। बहुत से भाषाविदों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने, कोशकारों ने इस तरह का कार्य किया है। ऐसे कोशकारों ने अध्येताओं के लिए, भाषा के प्रयोक्ताओं के लिए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि भाषाएं जीवित रहती हैं उसकी शब्द संपदा के प्रयोक्ताओं के कारण। यदि किसी भाषा का अध्ययन अवरुद्ध हो जाए, प्रयोग अवरुद्ध हो जाए, तो उस भाषा को बचाना कठिन हो जाता है। वो धीरे धीरे नष्ट प्राय होने लगती है, समाप्त प्राय होने लगती है। और बहुत सी भाषाएं हमने भारतीय भाषा विरासत में इसी कारण खो भी दी हैं। भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन के मोह में हमने अपनी जो भाषाई शक्ति है, भाषाई संपदा है, शब्द संपदा है, बहुत से मुहावरे, बहुत सी लोकोक्तियां, इनको हमने खो दिया है। क्यों? क्योंकि उसके प्रयोक्ता अब घटते चले गए और शेष नहीं रहे। तो अत्यंत आवश्यक होता है कि भाषा को बचा कर रखना है तो उसके नए पुराने रूपों के कोश तैयार किए जाएं, संग्रह तैयार किए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके अध्येता बनकर, उसके पाठक बनकर, उसके अनुप्रयोक्ता बनकर उस भाषा को जीवित रख सकें। और हर व्यक्ति का किसी न किसी भाषा विशेष से लगाव होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसकी भावनात्मक संबद्धता होती है। इससे भाषा कर्मियों की किसी प्रयोगगत स्थिति में क्लिष्टता न आए, उस क्लिष्टता का, दुरूहता का जो उसे प्रतीत होती है, उसका निवारण करने में इस प्रकार की शब्द संपदा जो अर्थ के साथ, अनेकार्थता के साथ, प्रयोग धर्मिता के साथ निर्मित होती हैं, ऐसी अभिव्यक्तियों के संग्रह और कोशों से उसे मदद मिलती है, उसका मार्गदर्शन होता है। बहुत से प्रयोगों से हम जानते हैं कि जैसे किसी एक अनुच्छेद का, किसी एक कविता का 4 अलग अलग लोग अनुवाद करें तो चारों का अनुवाद अलग हो सकता है, चारों का अनुवाद ठीक भी हो सकता है, लेकिन अधिक सही, सटीक, सार्थक, मूल के निकट जो अनुवाद होगा वह सबसे अधिक अच्छा, उपयुक्त माना जाएगा। तो इस तरह के संग्रहों में, इस तरह की शब्दावलियों में हम शासन प्रशासन की, शिक्षा दीक्षा की, ज्ञान विज्ञान की प्रयुक्तियों और अभिव्यक्तियों का संग्रह करते हैं, एक भाषा में या द्विभाषी रूप में, बाइलिंगुअल, उसका अनुवाद भी उसके साथ साथ प्रस्तुत करते हैं। बहुत सी सूक्तियों के विश्व सूक्ति संग्रह बहुत बने, भारतीय सूक्ति संग्रह भी बने हैं, भारतीय मानव मूल्य कोश भी बने हैं। उनको या तो एक भाषा में या 2 भाषाओं में तैयार किया गया है। उन अभिव्यक्तियों, प्रयुक्तियों के साथ उनके प्रयोगों को भी, यानी उस तरह की अगर अवधारणात्मक शब्दावली है या शब्द है तो प्रयोग के रूप में वाक्य निर्मित करके, ताकि उसके अध्येता को इस बात का बोध हो सके कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और इससे प्रयोग में लाने पर जो ध्वनि निकलती है वह क्या है। पदबंधों को उनकी अंग्रेजी रूपों के साथ प्रस्तुत करने का कार्य भी इस तरह के कोशों में, प्रयुक्तियों में, पदबंधों में देखने को मिलता है। जैसे डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया के इस तरह के कोश हैं, प्रयुक्ति कोश, अभिव्यक्ति कोश,
अगर उनको देखें, और भी बहुत से विद्वानों ने इस दिशा में इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे अंतरण का आदेश, यह एक प्रशासनिक प्रयुक्ति है। अब अंतरण वस्तुतः ये किसी एक भाषा की वस्तु को दूसरी भाषा में ले जाना, किसी एक विषय की वस्तु को दूसरे विषय में ले जाना, इस तरह के प्रयोगों में ऐसी प्रयुक्तियों का प्रयोग होता है। तो अंतरण का आदेश जो है वो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर है। अब ऐसी डिक्शनरियों में, ऐसी शब्दावलियों के संग्रहों में हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ऐसे कोश तैयार किए गए हैं। अंतर्विषयक समिति, अब हम जानते हैं कि ये 3 शब्द हैं। अंतर्विषयक माने अगर इंटरडिसिप्लिनरी, तो इसका मतलब एक विषय और दूसरा विषय, इन दोनों विषयों में परस्पर आदान प्रदान, ऐसी समिति, समिति के लिए कमेटी शब्द है, तो हमने अंग्रेजी के कमेटी शब्द के लिए हिंदी में समिति शब्द बनाया। इंट्राडिसिप्लिनरी के लिए अंतर्विषयक बनाया। इसका मतलब एक विषय से दूसरे विषय में प्रविष्ट करना, एक विषय का व्यक्ति दूसरे विषय का अध्ययन करेगा, तो अंतर्विषयक अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण, इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी अभिव्यक्तियों के, प्रयुक्तियों के कोश अब हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और धीरे धीरे भारतीय भाषाओं से हिंदी और हिंदी से भारतीय भाषाओं में भी निर्मित होने लगे, ताकि हमारी जो समेकित संस्कृति है, हमारी जो भाषाई एकता है, भाषा की संवेदनात्मक जो स्थिति है, उससे जुड़ा जा सके। अभी तो जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के प्रयोक्ता हैं, वो दूसरी भारतीय भाषाओं में उनकी गति इसलिए कम हो पाती है कि इस तरह के कोश, इस तरह की अभिव्यक्ति संग्रह, इस तरह के प्रयुक्ति संग्रह उतनी मात्रा में नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है और इनकी उपस्थिति बढ़ रही है। अग्रिम वेतन वृद्धि, अब स्वाभाविक है इस प्रयोग से हिंदी में ये बात समझ में आ रही है कि अग्रिम रूप से यानी एडवांस रूप में वेतन वृद्धि हो। ये जो वेतन वृद्धि है, यह हमने इंक्रीमेंट के रूप में हिंदी में निर्मित किया। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अवदान को इस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि उसने कितना बड़ा कार्य किया है। इंट्राडिसिप्लिनरी को अंतर्विषयक बनाया, ट्रांसफर को अंतरण बनाया, ऑर्डर को आदेश बनाया, कमिटी को समिति बनाया, और इसी तरह अग्रिम वेतन वृद्धि, तो वेतन वृद्धि के लिए इंक्रीमेंट शब्द था, तो अंग्रेजी का इंक्रीमेंट शब्द हमने सामने रखा और उसके समतुल्य भाव को व्यक्त करने वाला, सममूल्य अर्थवत्ता को संप्रेषित करने वाला एक प्रयोग हिंदी में हमने निर्मित किया, जिसको वेतन वृद्धि कहते हैं, जिसको एनुअल इंक्रीमेंट भी कहते हैं, यानी वार्षिक वेतन वृद्धि। तो यहां एडवांस के लिए अग्रिम है, इन एडवांस पहले से ही, तो अग्रिम वेतन वृद्धि जो है वो एडवांस्ड इंक्रीमेंट के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऐसी प्रयुक्तियों का संग्रह बड़ी संख्या में प्रयुक्ति कोश या अभिव्यक्ति कोशों में अब मिलने लगा है। अब यदि यह कहें कि इसका अनुमोदन समर्थ प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए, इसका अनुमोदन, तो अनुमोदन एक तकनीकी शब्द है, समर्थ प्राधिकारी एक तकनीकी प्रयोग है। अब शेष तो अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी, व्याकरण की सारी बात है, वाक्य संरचना, शब्द चयन, यह तो सहज स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन जब तकनीकी शब्दों का प्रयोग इस तरह की प्रयुक्तियों, अभिव्यक्तियों में किया जाता है तो बड़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अनुमोदन शब्द
हमने अंग्रेजी के अप्रूव्ड शब्द से बनाया, जिससे अप्रूवल बनता है, अनुमोदित। अनुमोदन शब्द एक अर्थ विशेष का द्योतक है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंग्रेजी में है। इसके लिए हमने एक समर्थ या प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ये जो समतुल्य शब्दों का प्रशासनिक अवधारणात्मक शब्दावली का जो सृजन है, निर्माण है, यही शब्दावली आयोग का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा योगदान है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, एक रूप है। ये कहीं भी ये शब्द जाएंगे किसी भी वाक्य में, किसी भी अनुशासन में, तो वो इसी अर्थ के साथ संप्रेषित होने चाहिए। इसीलिए यथा संशोधित मसौदा जारी किया जाए। अब ये जो हिंदी में प्रयोग है, ये हिंदी का प्रयोग नहीं है, ये अंग्रेजी की वो जो प्रशासनिक व्यवस्था की भाषा है, शासन प्रशासन में प्रयुक्त होने वाली जो प्रयुक्तियां हैं, जिसको रजिस्टर्स कहते हैं। प्लीज डू दी नीडफुल इमीडिएटली, कृपया आवश्यक कार्रवाई शीघ्र कीजिए। अब इस तरह के प्रयोग जो हैं ये अंग्रेजी में, क्योंकि लगभग 150-200 साल तक अंग्रेजी में शासन प्रशासन चला, तो स्वाभाविक है कि उन प्रयुक्तियों के समतुल्य हिंदी प्रयुक्तियों का निर्माण, अभिव्यक्तियों का सृजन, यह इसलिए आवश्यक था ताकि हिंदी में जब हम द्विभाषीकरण की बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों में बाइलिंगुअल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो इस तरह की प्रयुक्तियों का हिंदी में उपलब्ध होना कार्य को सरल, सुगम और गतिशील बनाता है। इसलिए यथा संशोधित मसौदा, अब ये जो मसौदा है ये ड्राफ्ट के लिए प्रयुक्त होने वाला पारंपरिक शब्द है। अब इसके लिए प्रारूप शब्द को स्वीकार कर लिया गया है। मसौदा शब्द के स्थान पर समय समय पर ये जो शब्द संपदा है, शब्दावली है, ये अपेक्षा अनुसार, प्रयोग के अनुसार परिवर्तित भी होती है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द बुक, तो यहाँ रिलीज शब्द का पुराना अर्थ, पारंपरिक अर्थ विमोचन था कि प्रधानमंत्री पुस्तक का विमोचन करेंगे, लेकिन इसमें भी संशोधन हुआ, संवर्धन हुआ, यही आधुनिकीकरण है, भाषा का मॉडर्नाइजेशन है। तो अब विमोचन नहीं, अब उसके लिए लोकार्पण शब्द ज़्यादा पारदर्शी है, ज़्यादा सार्थक है, अद्यतन है, अधुनातन है और प्रासंगिक भी है। तो ड्राफ्ट एज अमेंडेड, यथा संशोधित के लिए जो हमने स्रोत भाषा में शब्द था एज अमेंडेड, इसको देखा, और ड्राफ्ट के लिए हमने मसौदा या प्रारूप। अब क्योंकि नया शब्द प्रारूप है, इसीलिए नोटिंग, ड्राफ्टिंग, टिप्पण, प्रारूपण शब्द का प्रयोग होता है। तो एज अमेंडेड का मतलब है यथा संशोधित, जैसा कि संशोधन किया गया है, मे बी इश्यूड, जारी किया जाए, उसको यथा संशोधित मसौदा या प्रारूप जारी किया जाए। ऐसी प्रयुक्तियों को यदि हम देखते हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक, अभीष्ट या निहित अर्थ अथवा संकल्पना को जिस खूबी के साथ अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाता है, उससे कम खूबी के साथ हिंदी में प्रस्तुत नहीं किया जाता। अब अंग्रेजी में भी इस तरह की प्रयुक्तियां, अभिव्यक्तियां हिंदी में उससे कहीं अधिक सार्थक, सटीक, बोधगम्य प्रतीत होने लगी हैं, क्योंकि भाषा प्रयोग की वस्तु है। जिस भाषा से हमारा परिचय होता है, प्रयोग धर्मिता जुड़ी होती है, वह हमें सहज सरल लगने लगती है, बोधगम्य लगने लगती है। और जिस भाषा से हमारा परिचय नहीं होता, प्रथम बार हमारा साक्षात्कार होता है, तो हमें वो कठिन प्रतीत होती है, होती नहीं है कठिन। कठिन तो तब तक है जब तक हम उसके प्रयोग से नहीं जुड़ रहे। इसलिए अंग्रेजी विकल्प द्वारा हम उसे हिंदी में जब अंतरित करते हैं, अंतरण करते हैं, तो बोधगम्यता से जोड़ने का प्रयत्न हमारा रहता है। इसलिए द्विभाषिकता की बात हो या बहुभाषिकता, बाइलिंगुअलिज्म हो या मल्टीलिंगुअलिज्म, ये देश तो
बहुभाषिक देश है ना, और द्विभाषिकता संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत है, क्योंकि 49 में जब हमने राजभाषा घोषित किया तो हमने द्विभाषिकता के आधार पर अंग्रेजी की बैसाखियां भी पकड़ ली। इस तरह के कोशों, इस तरह के संग्रहों, अभिव्यक्तियों, प्रयुक्तियों की पुस्तकों को जब हम देखते हैं तो हमें हमारे भाषाविदों की, हमारे विषय और अनुशासनों के विशेषज्ञों की साधना और शक्ति का बोध होता है। इस भारतीय भाषा साधना, शब्द साधना, व्याकरण साधना की पहचान को इस तरह की शब्दावलियाँ, इस तरह के कोश, इस तरह के प्रयुक्ति और अभिव्यक्ति संग्रह ये रेखांकित करते हैं। अगर हम मानव हिंदी कोश की बात करें, जिसका संपादन रामचंद्र वर्मा ने किया, मानक हिंदी कोश हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित एक भाषी महत्वपूर्ण हिंदी शब्दकोश है। इसके प्रधान संपादक श्री रामचंद्र वर्मा हैं, जिन्होंने लगभग 1,13,256 शब्दों का संकलन इस कोश के अंतर्गत 5 खंडों में किया था। सन 1962 से 66 के बीच, यानी 5 साल लगभग लग गए, इस शब्दकोश का निर्माण हुआ। और रामचंद्र वर्मा के अतिरिक्त बद्रीनाथ कपूर, तारनीश झा, जयशंकर त्रिपाठी आदि जो इस कोश में रामचंद्र वर्मा के सहायक थे, सहभागी थे, वो सहायक संपादक के रूप में इस तरह के कोश निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहे। इस कोश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता या उपलब्धता यह है कि इसमें शब्द के विभिन्न स्थानिक रूपों के साथ साथ अर्थ, प्रयोग और उससे संबद्ध मुहावरे भी संग्रहित किए गए। इस शब्दकोश में ऐसे शब्दों को अपेक्षाकृत विस्तृत व्याख्या के साथ स्पष्ट किया गया, समाहित किया गया, जिनके पर्याय भ्रम उत्पन्न करते हैं और उस भ्रम का निवारण उसके सटीक सार्थक प्रयोग से किया गया है। मानक हिंदी कोश में अनेक शब्दों की अर्थ संख्या भी पर्याय के आधार पर बड़ी है। अभी, बाकी, जीवन ऐसे ही शब्द इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए जीवन शब्द के हिंदी शब्द सागर में 13 अर्थ दिए गए। बृहत हिंदी कोश में अर्थ की संख्या 15 है, जबकि मानक हिंदी कोश में 19 अर्थों को व्यक्त किया गया। शब्दकोश में अर्थ को पुष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिए गए, यानी अगर किसी अर्थ की पुष्टि करनी है, उसको सिद्ध करना है, तो उसके उदाहरणों से उसे सिद्ध किया गया है। पारिभाषिक और अनेक अन्य अर्थ देते हुए अंग्रेजी पर्याय भी अपेक्षा अनुसार, आवश्यकता अनुसार इसलिए दिए गए कि यदि कोई अंग्रेजी का प्रयोक्ता इस कोश का उपयोग करे और उसे हिंदी में दिए गए शब्द या अर्थ का बोध न हो पा रहा हो, तो अंग्रेजी पर्याय से वह उसे समझ सके। उदाहरण के तौर पर जैसे अभिज्ञान का अर्थ दिया गया है किसी वस्तु विशेष की जानकारी देना, बतलाना या आइडेंटिफिकेशन, उसका हिंदी शब्द सागर के समान ही मानक हिंदी कोश में भी अर्थ क्रम में अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरती गई है। हिंदी में कई शब्द पर्याय जैसे प्रतीत होते हैं, होते नहीं है, यूँ तो पर्याय जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन समानार्थी रूप में अवधारणात्मक एक रूपता को ध्यान में रखकर हम इस तरह के पर्यायों की चर्चा करते हैं, किंतु प्रयोक्ता उसका प्रयोग गलत संदर्भ में कर बैठता है। शब्दकोश का महत्व प्रयोक्ता को शब्दार्थ का सही ज्ञान, सटीक ज्ञान कराना, इसके साथ साथ उसका ठीक संदर्भ सापेक्ष समुचित प्रयोग करने की कला सिखाना, ये भी इस तरह के कोशों का कर्तव्य और दायित्व होता है, कोशकारों की जिम्मेदारी होती है। रामचंद्र वर्मा ने शब्दों की सूक्ष्म पकड़ रखते हुए इस कोश में लगभग सभी समानार्थी शब्दों के अंतर को स्पष्ट किया है। शब्दों की प्रविष्टि भी कोश के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से दी गई है। हिंदी मानक कोश में शब्द या अर्थ विशेष का, संज्ञा या विशेषण रूप का, क्रिया या अकर्मक सकर्मक का, शब्द का गद्य और पद्य रूप, शब्द का मानक रूप, प्रचलित और स्थानिक रूप, इन सब के संकेत किए गए हैं
और इसके साथ साथ शब्द का धातु रूप, यौगिक शब्दों में समान भेद, लिंग भेद, ऐसी अनेक विशेषताएं इस शब्दकोश को स्थायी महत्व की उपलब्धि बनाते हैं। इसलिए एक भाषी कोश की दुनिया में ये एक महत्वपूर्ण कोश है। हिंदी शब्द सागर में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। उसी परंपरा में समृद्धि करते हुए आचार्य रामचंद्र वर्मा ने हिंदी कोश साहित्य को उत्कर्ष पर ले जाने का स्तुत्य और वंदनीय कार्य किया है। बृहत अंग्रेजी हिंदी कोश संपादक हरदेव बाहरी, वह भी इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण कोश है। इसके संपादन का कार्यभार हरदेव बाहरी ने जब संभाला 1969 में, तो उसके 1,80,000 शब्दों के संकलन से उसे समृद्ध किया। इस तरह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकसित होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक क्षेत्रों की शब्दावली को, पारिभाषिक शब्दों को इस कोश में समाहित करने का प्रयत्न किया गया। हिंदी और अंग्रेजी ऐसी दो व्यापक भाषाएं हैं जिनके व्याकरणिक रूप, संरचना, उच्चारण, सांस्कृतिक संकल्पनाओं आदि को उनके पर्याप्त अंतर के साथ इसमें समाहित किया गया है। ऐसी विकट समस्याएं होते हुए भी जहां अर्थ छटा का अंतर प्रतीत होता है, बहुत बारीकी से डॉक्टर बाहरी ने इस कार्य को, इस विषय को उठाया और इस कोश के द्वारा उन्होंने अंग्रेजी हिंदी के शब्दों की तुलना करते हुए यह भी सिद्ध किया कि हिंदी अंग्रेजी से कहीं अधिक विकसित भाषा है। हिंदी की समृद्धि, संपन्नता अंग्रेजी की तुलना में अधिक है। इसलिए इस तरह के कोशों ने हिंदी सीखने वाले अध्येताओं का या अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी का ज्ञान अर्जित करने का प्रशासन, वाणिज्य, परिवहन, संचार, रेलवे, बैंकिंग, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति, ललित कला, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, संगीत आदि के क्षेत्र में यदि किसी को ज्ञानार्जन करना है तो डॉक्टर बाहरी के इस कोश से वह लाभान्वित और उपकृत होता है। मित्रों, कह सकते हैं कि कोश विज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है। कोशों का प्रकार अगर उस पर दृष्टि डालें, कोशों के प्रकारों पर, तो वह भी एक बड़ा बृहत आकाश है। अनुवादकों के लिए इन कोशों ने, इन शब्दावलियों ने, इन प्रयुक्ति और अभिव्यक्ति संग्रहों ने वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है और ऐसे कोशकारों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि भाषा को समझने के लिए, प्रयोग अनुप्रयोग के लिए इस तरह की सामग्री की आवश्यकता, अपेक्षा सदा सर्वदा रहती है और हम भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के लिए इन कोशकारों के ऋणी हैं, क्योंकि शब्दावली आयोग हो, निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से तैयार किए गए ये सारे कोश हों, ये हिंदी को आधुनिक और वैश्विक धरातल पर उसके प्रचार प्रसार के लिए समर्थ, सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।